उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। हरीश रावत जी, आप संगम नगरी प्रयागराज आए हैं। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। काफ़ी अरसे से यहाँ पर कांग्रेस सत्ता से दूर रही। इस बार क्या जनता का मूड है और किन मुद्दों के को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, इस बार हमने थोड़ा लीग से हटकर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन कदमों के आधार पर मुझे लगता है कि हम जनता की पसंद बनेंगे, उत्तर प्रदेश की पसंद बनेंगे। पहला कदम तो ये उठाया कि प्रियंका जी ने यहीं उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से प्रवास कर लिया और वर्चुअली जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सब को उन्होंने लीड करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी की और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के साथ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी पार्टी का तय किया, डिटरमाइन किया। और उसमें एक बात ये इस्टेब्लिश कर दी उन्होंने अपनी प्रेजेंस से, अपने संघर्ष शक्ति से, और कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर यदि श्री आदित्यनाथ योगी जी का लोकतांत्रिक विकल्प कोई है, कोई उनसे संघर्ष कर रहा है, उनकी सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वो कांग्रेस है, वो श्रीमती प्रियंका गांधी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि सुशासन हुआ है, गुंडा राज खत्म किए हैं, यहाँ तक कि अब बुलडोजर बाबा, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी विपक्षी कहने लगे हैं। क्या कहना? तो इसीलिए मैंने आज प्रयागराज की जनता से और इलाहाबाद की जनता जनार्दन से और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों से प्रार्थना की है कि ये भोगियों और योगियों को छोड़िए, अब आप कर्मवीरों की तरफ आइए। ये कर्मवीर प्रधान राज्य है। इस राज्य ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इस राज्य ने देश को एक सामूहिक सभ्यता, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है, उसको प्रदान करने का काम किया है। इस राज्य ने देश को एक नई सोच आज़ादी के बाद दी, जिसको हम लोकतांत्रिक संवैधानिक सोच कहते हैं, सामाजिक न्याय की सोच कहते हैं। और इस राज्य ने देश को नेतृत्व देने का काम किया है। आज बॉरोड ग्लोरी के आधार पर कहीं किसी राज्य के व्यक्ति को अपने शीर्ष पर बिठा करके उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो ये बॉरोड ग्लोरी से काम नहीं चलेगा। आप अपने बीच के लोग, आखिर नेहरू गांधी परिवार की ये 5वीं पीढ़ी है जो उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित है, देश की सेवा के लिए समर्पित है। उनका गहरा नाता है, जितना नाता उनका प्रयागराज से है। आनंद भवन को कौन भूल सकता है आज़ादी के अंदर। और यहाँ के किसान आंदोलन को किस तरीके से जवाहरलाल जी ने गति देने का काम किया, उसको आधार बना करके देश की राजनीति के अंदर एक तूफान खड़ा करने का काम किया। कोई उस संघर्ष को भूल सकता है? किसान भूल सकते हैं? मतलब सब चीज़ों की बुनियाद जो है उत्तर प्रदेश से पड़ी, और आज वो उत्तर प्रदेश कहीं खो सा गया है। हम भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे, उत्तराखंड। हम खोज रहे हैं उस उत्तर प्रदेश को। हमारा नेता उत्तर प्रदेश कहाँ गया? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, कहाँ क्या खत्म कर पाए? कुछ नहीं खत्म कर पाए। जैसा उस राज्य में था, उससे और बुरी हालत आज के राज्य के अंदर है। बस सिर्फ ये था, वो उसमें थाने में बैठ करके हो रहा था, इसमें कहीं और बैठ करके हो रहा है, मंत्रियों के घरों में, या जो है कुछ उनके चुनिंदा लोगों के घरों में बैठ करके भ्रष्टाचार हो रहा है। वो पदों के सौदेबाजी कर रहे हैं, वो दूसरे काम कर रहे हैं। बस केवल अंतर यह है कि तब थाने इस्तेमाल होते थे इस काम के लिए, और अब कोई और दूसरे स्थान इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर जनता तो लूट ही रही है। आम आदमी से पूछिए ना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? उन लोगों से पूछिए जो लोग जो है डर के मारे दुबके पड़े हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे। छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी, सब लोग त्रस्त हैं। केवल चुनिंदा लोगों की सरकार है ये। जो है पहले जो है एक हिस्सा विशेष था समाज का, वो सरकार चलाने का काम कर रहा था। अब एक विचारधारा विशेष जो है सरकार चलाने का काम कर रही है।
अच्छा, एक आपको टीस पहुंचा रही है कि इस चुनाव में लोग अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार जो चुनावी सभाएं हो रही हैं उसमें शब्दों का कोई सामंजस्य नहीं है, वो मर्यादा का उल्लंघन करते जा रहे हैं। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश जो सभ्यता का संरक्षक प्रदेश है, वहाँ इस तरीके के अशिष्ट भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे वहाँ भी कुछ लोगों ने मुझसे कह दिया कि कुत्ता, घर का कुत्ता न घर का न घाट का, कुछ कभी कुछ जुमले दे करके जो है, ये उत्तर प्रदेश में यही मैं देख रहा हूँ। यहाँ तो दोनों में जो है श्री आदित्यनाथ योगी ब्रिगेड और श्री अखिलेश ब्रिगेड में कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन जो है अभद्र भाषा का उपयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री जी भी उसमें खींचे चले आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी उसमें खींचे चले आ रहे हैं। हमने कभी इस तरीके की राजनीति की, देखिए लोकतंत्र में शालीनता, सहिष्णुता और मर्यादा, ये इसके आभूषण हैं। इन आभूषणों को त्याग करके लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ सकता है? और जो कुछ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे कांग्रेस का व्यक्ति, कोई नेता ऐसा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसको हम कड़ी फटकार लगाएंगे। हम कांग्रेस इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जो हो रहा है कि कोई किसी के खिलाफ कर रहा हो, हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा, भाजपा लगातार कह रही है 300 के पार, क्या आंकड़ा लग रहा है? ये उनका घमंड बोल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है इस शब्द को नहीं सुन रहे। जब वो 300 के पार कह रहे हैं तो लोग बुदबुरा रहे हैं। सड़क में चलने वाला आदमी कह रहा है, रिक्शा चालक कह रहा है, अब क्या करेंगे भैया तुमको तड़ी पार। अच्छा, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए हैं, क्या स्थिति रही है वहाँ पर कांग्रेस की? वहाँ भी उन्होंने 60 के पार कहा था और उत्तराखंड की जनता ने उनको निश्चित तौर पर तड़ी पार कर दिया है। उत्तराखंड की सीमा से बाहर कर दिया है। इसीलिए मैंने आज कहा कि भाई मैं गंगोत्री यमुनोत्री का संदेश लेके आया हूँ कि भाजपा को हमने तो खदेड़ दिया है, अब तुम्हारी खदेड़ने की बारी बाकी है। और प्रयागराज के लोगों उठो और भाजपा को खदेड़ के बाहर करो। अच्छा, एक बार आपको लगता है कि यूपी में आप यहाँ पर आए हैं और 12 विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में, वहाँ पर लोगों के पास गए हैं, वहाँ पर अब कांग्रेस को मताधिकार, अपने पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील किया है। लगातार यहाँ की जो जनमीन समस्या है, क्या आप लोगों से बात की है कि आखिर मुख्य समस्या प्रयागराज की क्या रही है? देखिए, प्रयागराज की हमारा ये जो है, प्रयागराज अपने आप में पहले स्मार्ट सिटी था। और जब आप स्मार्ट सिटी कह रहे हैं तो अब प्रयागराज अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। कहाँ है, क्या कुछ अंतर आया प्रयागराज के अंदर केवल इस बात से कि केवल जनसंख्या बढ़ गई, कुछ और हुआ? इस समय प्रयागराज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा ही तो 2019 का कुंभ करा के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, कुंभ करवाना वो तो एक राष्ट्रीय दायित्व था और ठीक है, कुंभ तो कोई दूसरी सरकार भी होगी वो भी करवाएगी, वो करवाना पड़ेगा। उसके लिए पीठ थपथपाने जैसी बात क्या है? और उसमें क्या परिवर्तन आया? क्या प्रयागराज के अंदर उससे कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन आया जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में कुछ सुगमता आई, कुछ सरलता आई, कोई रोज़गार बढ़े, कुछ और गौरवशाली संस्थान यहाँ से जुड़े जिससे प्रयागराज के मुकुट पर कुछ और सितारे चमक रहे हों? तो ये तो जैसा प्रयागराज पहले था आज भी वैसी प्रयागराज है, बल्कि सड़कें जरा सा पहले स्मार्ट शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, अब शब्द स्मार्ट है लेकिन अनस्मार्ट सड़कें हो गई हैं। आप ज़रा सा अंदर के मार्गों को उनको देखिए, क्या हालत है प्रयागराज की जो है। अच्छा, यहाँ बेरोजगारी अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि प्रयागराज में पूरे प्रदेश के लोग, प्रतियोगी छात्र यहाँ पर आते हैं और सपने लेके आते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, मुझे रोज़गार मिलेगा, लेकिन काफ़ी यहाँ पर खस्ता हालात हैं और जब रोज़गार मांगते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती हैं। ये सबसे दुखद पहलू है कि आपने जिस संस्थान को, जिस पर प्रयागराज गर्व करता था, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये प्रयागराज के लिए गौरवशाली संस्था थी, नॉन फंक्शनल संस्था बना दी उसको। क्या प्रयागराज के लोग हर्ट नहीं महसूस करते? यहाँ की इकोनॉमी हर्ट हो रही है, उससे सब कुछ हर्ट हो रहा है। और जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो यदि मांग कर रहे हैं तो उनको जो है लाठी मार करके खदेड़ा जा रहा है, उन पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, कोई आवाज़ भी नहीं उठा सके। ये अजीब तरीके का घुटा सा लोकतंत्र बना दिया इन्होंने। और नौजवान इसमें अपनी आवाज़ को बिल्कुल
जिसको कहते हैं गला घोंट दिया गया है नौजवान की आशाओं का, अपेक्षाओं का, और प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद आप मुझसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हरीश रावत जी संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे हैं और यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं, और ख़ास करके जो उत्तराखंड के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह है उनके सभा में यहाँ पर आज उन्होंने जनसभा की है, उनके पक्ष में वोट मांगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनका दौरा कितना अहम होगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।